अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वापसी पर मैंने एक सड़क पर वो ट्रक जाते देखे जिनमें पाक फौज के जवान जंगी कैदियों की हंसिया से खामोश बैठे थे और लोग उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। ये मंजर देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैं सिवाय आंसू बहाने के और कुछ नहीं कर सकता था। कोठी में वापस आकर हमने पहला काम ये किया कि चाकू की मदद से शहनाज के लंबे बाल काट डाले। उसका जिस्म दुबला पतला था। उसे मर्दाना लिबास पहनाया तो वो बिल्कुल सांवला भारी लड़का लगने लगी। एक जूता उसे पूरा आ गया। एहतियातन एक चार खाना धोती उसके कंधों पर उड़ा दिया। जब शाम का अंधेरा ढाका के बाजारों में उतरा तो हमने जीप में पेट्रोल चेक किया। टैंकी काफ़ी भरी हुई थी। अगली सीटों पर मैं यानी हवालदार घनश्याम और अल्ताफ अकबर यानी सूबेदार मेजर बारा सिंह बैठ गए। पिछली सीट पर शहनाज को बिठाया और उसे हिदायत कर दी कि वह गूंगी बनी रहे और कोई बात ना करे। फिर हमने खुदा का नाम लिया और जीप निकाल कर ढाका की तरफ रवाना हो गया। हमारी जीप ढाका के बाजारों से गुजर रही थी। हथियार डालने के बाद बड़े अलमनाक अंगेज मनाजिर देखने में आ रहे थे। हम एक भारतीय फौजी जीप में सवार थे और हमारी वर्दियां भी भारतीय फौज की थीं। हमें देखकर लोग खुशी से नारे लगा रहे थे। हमें भी हाथ हिला हिला कर उनके नारों का जवाब देना पड़ता, अगरचा हमारे दिल खून के आंसू रो रहे थे। मैं जीप चला रहा था। अल्ताफ अकबर मेरी साथ वाली सीट पर और शहनाज पिछली सीट पर बैठी थी। कोई इंडियन फौजी जीप या ट्रक हमारे करीब से गुजरता तो हम एक दूसरे को हाथ हिलाकर सलाम करते। हम कर्मी टोला के इलाके से गुजरे तो हमें बंगालियों ने घेर लिया और हमें फूलों के हार पहने और मिठाई के 2 लिफाफे दिए। शहनाज जीप की पिछली सीट पर दबकी बैठी थी। उसका रंग जर्द हो रहा था। मैंने उसे घूर कर देखा और उसके जहन में यह बात डालने की कोशिश की कि वो भी अपने आप को खुश जाहिर करे। बड़ी मुश्किल से हमने जीप को भीड़ में से निकाला और कमलापुर की तरफ होते हुए चट्टागांग की तरफ जाने वाली बड़ी सड़क पर आ गया। एक जगह सड़क के किनारे दरख्तों में जीप खड़ी करके हमने मिठाई खाई क्योंकि हमें भूख लग रही थी। मैंने शहनाज को दबे लहजे में थोड़ा सा डांटा कि अगर वो बंगालियों को देखकर इसी तरह घबराती रही तो हम पकड़ लिए जाएंगे। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा कि वो मजबूर है। अल्ताफ अकबर ने कहा, अगर वो अपने आप को नहीं संभालेगी तो हमें मुक्ति बानी की गोलियों का निशाना बनने से कोई नहीं बचा सकेगा। शहनाज ने वादा किया कि वो हमारी हिदायत पर अमल करेगी। पहले हमारा मंसूबा नेपाल की सरहद पार करने का था, मगर काफी सोचो विचार के बाद अब हमारा इरादा चट्टागांग के हल ट्रैक्स पार करके बर्मा की तरफ फरार होने का था, क्योंकि नेपाल की सरहद के इस तरफ इंडियन कमांड ने अपना हेडक्वार्टर कैंप कर लिया था। अगर हमारे पास जीप ना होती तो हम नारायणगंज के मकाम पर दरिया पार करके आगे जंगल में निकल जाते, लेकिन हम जीप और इंडियन फौजी वर्दियों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाकर जितनी दूर हो सकता था बदरिया सड़क निकल जाना चाहते थे। ढाका से चट्टागांग तक बहुत तवील सफर था। जीप पर यह सफर खतरनाक भी था। मैं इस सड़क पर अपनी एयर कंडीशन कार में रंगपुर तक सफर कर चुका था। ये एक रात और एक दिन का सफर था। रास्ते में हमें पेट्रोल भी लेना था। हमारे पास पैसे भी नहीं थे। कई मसाइल पैदा हो सकते थे। जगह जगह इंडियन और बंगाली रेजिमेंटों ने चेक पोस्टें कायम कर रखी थी। तफसीली पूछगछ और कागजात की पड़ताल के वक्त हम पकड़े भी जा सकते थे। मैं इन्हीं ख्यालात में गुम था और जीप सड़क पर तेज रफ्तारी से भागी जा रही थी। शाम के 6 होने लगे तो हमें सामने सड़क के दरमियान एक इंडियन फौज का ट्रक खड़ा नजर आया। उसके आगे एक भारतीय फौजी खड़ा बाजू हिला हिला कर हमें रुकने का इशारा कर रहा था। अल्ताफ अकबर ने मशवरा दिया कि जीप ना रोकी जाए, मगर मैंने देख लिया कि ट्रक में वायरलेस था जिसका एरियल बाहर निकला हुआ था। अगर हम वहां रुके बगैर भाग जाते तो ट्रक में बैठे भारतीय फौजियों को हम पर शक हो सकता है और वह हमारे बारे में सिग्नल देकर मुश्किलात पैदा कर सकते थे। चुनाचे मैंने ट्रक के एक जनब जीप रोक ली। एक सिख सिपाही ने हमारे करीब आकर सैल्यूट किया और कहा, सर तेल खत्म हो गया है। मैंने देखा कि फौजी ट्रक की अगली सीट पर एक और सिख फौजी बैठा था। मैंने सिख सिपाही से कहा कि डब्बा लेकर जीप की टैंकी में से थोड़ा सा तेल निकाल लिया। मैं इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना चाहता था, हालांकि हमें खुद पेट्रोल की बहुत ज़रूरत थी। सिख सिपाही ने सैल्यूट मारा। ट्रक के पीछे से एक टीन का डब्बा और रबड़ की नलकी निकाली और जीप की टैंकी में से पेट्रोल निकालने लगा। मैं जीप में बैठा रहा। मेरी उंगली ब्रेन गन के ट्रिगर पर थी। मैं किसी भी सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार था। लेफ्टिनेंट अल्ताफ खामोश बैठा था। उसकी आंखों में तशवीश थी। इतने में सामने से एक इंडियन फौजी जीप तेजी से आई और हमारे पहलू में रुक गई। मेरा दिल जोर से धड़क उठा।
उसमें एक इंडियन मेजर उसके 2 बॉडीगार्ड सवार थे। उसने करख्त आवाज में पूछा, इधर तुम लोग क्या कर रहे हो? दूसरे सिख फौजी ने जल्दी से उतरकर सैल्यूट मारा और बताया कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है। इंडियन मेजर ने हमारी जीप की तरफ देखा और वहीं से बोला, कौन सी रेजिमेंट का हो? यहाँ हमसे एक सख्त गलती हो गई थी। हमें चाहिए था कि ज़ाब्ते के मुताबिक एक इंडियन मेजर को सामने देखकर फ़ौरन अपनी जीप से उतरकर उसे सैल्यूट करते। यही गलती हमें लेकर बैठ सकती थी। मैं फ़ौरन कूदकर मेजर के करीब गया और सैल्यूट मारकर बोला, सर 15,000 रेजिमेंट। मेरे करीब आकर बोला, जवान अपनी पासबुक दिखाओ। सिविलियन होता तो घबरा जाता, लेकिन मैं एक ट्रेंड कमांडो था और इस किस्म के मौक़ों के लिए तो कमांडोज को ख़ास तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है। अगरचा मेरे पास हवालदार घनश्याम दास की पासबुक मौजूद थी, मगर मैंने उस पर लगी हुई घनश्याम दास की तस्वीर उतार कर फाड़ दी थी। मैंने जल्दी से कहा, सर जीप में है। ये कहकर मैं तेज़ी से मुड़ा, डबल मार्च करता हुआ अपनी जीप तक आया। लेफ्टिनेंट अल्ताफ़ कुछ घबराया हुआ था। पिछली सीट पर बैठी शहनाज भी सहमी हुई थी। मैं यूं ही जीप का डैशबोर्ड खोलने के लिए झुका और धीमी आवाज़ में अल्ताफ़ से कहा, एक्शन। और इसके साथ ही मैंने पलटकर मेजर पर स्टीन गन की बाड़ मारी। वो उछल कर गिरा। मैंने फ़ौरन ही उसके पीछे जीप में खड़े हुए दोनों फौजियों को भी भून डाला। इस दौरान में अल्ताफ़ ने बेहद मुस्तैदी का सबूत देते हुए अपनी स्टीन गन से पेट्रोल भरते हुए सिख और ट्रक के पास खड़े दूसरे सिख फौजियों को गोलियों का निशाना बना डाला था। सड़क पर 5 फौजियों की लाशें तड़प रही थीं। मैंने अल्ताफ़ से कहा, लाशों को उठाकर झाड़ियों के पीछे फेंक दिया जाए। शहनाज का खौफ से बुरा हाल हो रहा था। हमने जल्दी जल्दी 5 लाशें सड़क से घसीटकर घनी झाड़ियों में फेंक दी। फिर ट्रक और जीप को धक्का लगाकर सड़क के दूसरी जानब दरख्तों की तरफ लुढ़का दिया। फौजियों, ट्रक और जीप की तलाशी लेने पर हमें इंडियन करेंसी में कोई 500-600 रुपए की रकम, 2 भरे हुए रिवॉल्वर और स्टीन गन का एमुनेशन मिला। ये एमुनेशन हमने जीप में रखा और तेज़ी से आगे रवाना हो गया। अल्ताफ़ ने सांस दुरुस्त करते हुए कहा, तुम मुझे कमांडो लगते हो। ये एक कमांडो एक्शन ही था। मैंने जवाब में सिर्फ इतना कहा कि कॉलेज के ज़माने में कमांडो ट्रेनिंग ली थी। जीप सड़क पर से कहीं निकल आई थी। सड़क पर दोनों जानब बुलंद और घने दरख्त थे। इन दरख्तों के साए शाम के बढ़ते फैलते झपट्टे में गुम हो रहे थे। रास्ते में एक छोटा सा गाँव आया। अब रात हो गई थी। वहाँ एक बंगाली रेस्तोरां के बाहर कुछ बंगाली बैठे चाय पी रहे थे। मैंने जीप एक तरफ खड़ी कर दिया। बंगाली दुकानदार और क्लर्कों ने इंडियन फौजियों को देखकर जिये बंगला का नारा बुलंद किया। मैंने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर उनके नारों का जवाब दिया और खाना तलब किया। वहाँ से हमें चावल और उबली हुई मछली मिल गई। मैंने पैसे देने चाहे, मगर बंगाली दुकानदार ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। हमने जीप में बैठकर खाना खाया। एक बंगाली मुलाजिम पानी लेकर आया, जिसने घूर कर शहनाज को देखा। फिर बंगला ज़बान में शहनाज से कोई सवाल किया, क्योंकि शहनाज का हुलिया किसी बंगला लड़के का था। शहनाज ने आगे से गूंगों की तरह गूंगा किया। मैंने बंगाली लड़के से कहा कि यह बंगाली गूंगा है। बंगाली मुलाजिम हंसने लगा और आगे से वो भी गूंगों की नकल उतारते हुए गूंगा करने लगा। खाना खाने के बाद हमने बर्तन बंगाली मुलाजिम के हवाले किए, उसे 2 रुपये बख्शिश दिए और जीप स्टार्ट करके वहाँ से आगे निकल गया। जो जो रात गहरी हो रही थी, सफ़र दुश्वार होने लगा था। एक तो सड़क पर रोशनी नहीं थी, दूसरे नींद का गलबा होने लगा था। शहनाज पिछली सीट पर सो गई थी। अल्ताफ़ भी ऊँघ रहा था। कभी कभी जीप चलाते हुए मुझे भी ऊँघ आ जाती। यह बड़ी खतरनाक बात थी और जीप बेकाबू होकर किसी खड्ड में गिर सकती थी। चुनाचे मैंने यही मुनासिब समझा कि किसी महफूज मकाम पर जीप रोककर बाकी रात आराम किया जाए। एक जगह बड़ी सड़क में से एक छोटी कच्ची सड़क खेतों और दरख्तों की जानब निकलती थी। मैंने जीप को उस सड़क पर डाल दिया। कुछ फासले पर मैंने कच्ची सड़क से जीप को उतारा और एक जगह आम के घने दरख्त के नीचे खड़ी कर दिया। ज़मीन पर सांप बिच्छू का डर था, इसलिए जीप में ही सोने का फैसला किया गया। मैंने अल्ताफ़ से कहा कि आधी रात तक वो सो जाए, मैं पहरा देता हूँ। इसके बाद मैं आराम करूंगा तो वो पहरा दे। चुनाचे अल्ताफ़ जीप की अगली दोनों सीटों पर टांगें फैलाकर लेट गया। मैं स्टीन गन लिए पहरा देने लगा। थोड़ी ही देर बाद इस नौजवान पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट के खराटों की आवाज़ आने लगी। मैं सोचने लगा, खुदा जाने पंजाब में मुकीम इस नौजवान के माँ बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी। आसमान पर सितारे टिमटिमा रहे थे। शहनाज पिछली सीट पर गहरी नींद सो रही थी। बदकिस्मत दुल्हन मशरकी पाकिस्तान के खूनी इनकलाब के सैलाब में अपने शौहर की मौत के बाद तिनके की तरह बह रही थी। मैं सोचने लगा, इसकी वजह से हम भी मुश्किल में फंस सकते हैं। अगरचे वो मर्दाना लिबास में थी,
मगर ये बड़ा नाकाबिल एतबार हुलिया था। वो पहचानी जा सकती थी। हम इसे अपने से अलग भी नहीं कर सकते थे। मैं इसे अपने साथ ही बर्मा की सरहद पार कराना चाहता था। मुझे नींद आ रही थी, मगर मैं ड्यूटी पर था। मैंने घड़ी देखी, रात के 12:15 बज रहे थे। हम चारों तरफ से दुश्मन के घेरे में थे। पाक फौज हथियार डाल चुकी थी। जाहिर है वो भारतीय फौजियों की कैद में थी। मुक्ति बानी ने इंडियन फौज के साथ मिलकर हर तरफ कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म कर रखा था। हम इंडियन वर्दी में ज़रूर थे, मगर हमारा भांडा किसी भी वक्त फोड़ सकता था। मैंने रात के 2 बजे अल्ताफ अकबर को जगा दिया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसके मुंह से निकल गया, अम्मा जी अम्मा जी। वो ख्वाब में शायद अपनी माँ से बातें कर रहा था। मुझे सामने देखकर उसने कलमा शरीफ पढ़कर मुंह पर दोनों हाथ फेरे और बोला, ख्वाब में अम्मा जी मेरे सर पर प्यार कर रही थीं। मेरी आंखों में आंसू आ गया, मगर मैं इन आंसुओं को पी गया। अल्ताफ अकबर मेरी जगह पहरा देने लगा और मैं जीप की अगली सीटों पर लेट गया। फौरन ही नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। मेरी आंख उस वक्त खुली जब अल्ताफ अकबर मेरे कंधे को आहिस्ता आहिस्ता हिलाते हुए कह रहा था, आमिर भाई उठो, दिन निकलने वाला है। मैंने देखा आसमान पर सुबह की जमुर्दी रोशनी फैली हुई थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने अल्ताफ से कहा, हमें इन झोपड़ी वालों से हाथ मुंह धोने के लिए पानी और कुछ खाने पीने के लिए हासिल करना होगा। शहनाज भी जाग गई थी। हमने उसे साथ लिया और झोपड़ियों की तरफ चल दिया। हल्की रोशनी फैल रही थी। 2 बंगाली किसान धोतियां बांधे एक झोपड़ी के बाहर बैठे नारियल का पानी पी रहे थे। मैंने आहिस्ता से कहा, ये मुसलमान लगते हैं, लेकिन खबरदार इन्हें अपना राज न बताना। एक धोती पोश दुबली पतली उधेड़ उम्र की औरत झोंपड़ी के एक जाने बैठी चूल्हे में आग जला रही थी। 2 भारतीय फौजियों को अपनी तरफ आते देखकर बंगाली उठ खड़े हुए। उन्होंने माथे पर हाथ रखकर हमें सलाम किया। उन दोनों में एक जवान और एक पक्की उम्र का था। दोनों दुबले पतले और कमज़ोर थे। मैंने टूटी फूटी उर्दू में कहा, हम भारतीय फौजी हैं, हमें हाथ मुंह धोने के लिए पानी और कुछ खाने को चाहिए। मेरे लहजे के तहक्कुम से वो सहम गया। उनमें जो बड़ा था उसने अपनी बीवी को झरिया कहकर आवाज़ दी। यह नाम हिंदुओं का था, मगर बूढ़े बंगाली की दाढ़ी बता रही थी कि वह मुसलमान है। फिर ख्याल आया कि मशरकी पाकिस्तान के मुसलमान अपनी बीवी और लड़कियों के 2 नाम रखते हैं, एक मुसलमानों का और दूसरा हिंदू वाला नाम। उसकी बीवी ने हमारे लिए ज़मीन पर चटाई बिछा दिया। हमने नाश्ता किया। बूढ़े बंगाली की बीवी ने कालक लगी केतली में हमारे लिए चाय बना दिया। मालूम हुआ कि मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था, यह एक मुसलमान बंगाली कुंबा था। थोड़ी देर बाद झोंपड़ी के अंदर से एक खुशशक्ल नौजवान बंगाली लड़की निकल आई। वो हमें खौफजदा नज़रों से देखती हुई अपनी माँ के पास चली गई। बूढ़े बंगाली ने डरते डरते बताया कि ये उसकी बेटी है। वो हमें बातों में लगाकर हमारी तवज्जो अपनी बेटी की तरफ से हटाना चाहता था। मैंने उससे पूछा कि भगोड़े पाकिस्तानी फौजी तो यहाँ नहीं हैं। उसने एक गहरी सांस भरकर बताया कि इधर जितने पाकिस्तानी फौजी थे, सब को इंडियन फौज गिरफ्तार करके ले गई है। मैंने जेब से इंडियन करेंसी के 20 रुपये निकाल कर बूढ़े को दिए। उसने लेने से इनकार कर दिया। वो अभी तक खौफजदा था और उसने अपनी लड़की को इस दौरान में इशारा करके दूसरी झोंपड़ी में भेज दिया था, क्योंकि मुक्ति बानी और इंडियन फौजी बंगाली लड़कियों को भी अगवा करके ले जाते थे। मैंने ज़बरदस्ती उसे 20 रुपये दिए और उसका शुक्रिया अदा करके चले ही थे कि एक तरफ से फौजी जीप आती दिखाई दी। मैंने अल्ताफ की तरफ देखकर उसे होशियार रहने का इशारा किया और शहनाज से कहा कि वो दरख्तों के दरमियान खड़ी अपनी जीप में जाकर बैठे। शहनाज चली गई। जीप हमारे करीब आकर रुक गई। यह किसी बंगला रेजिमेंट की जीप थी और इसमें 4 मुक्ति बानी के गुंडे सिपाही सवार थे। उन्होंने रेफलें थाम रखी थीं। उनमें से एक जीप में ही बैठा रहा, दूसरा जीप से उतरकर खड़ा हो गया। 2 मुक्ति बानी वाले हमारी तरफ बढ़े। वो मुस्करा रहे थे। उनकी वर्दियां मुक्ति बानी की थीं और आंखों से वहशत और दरिंदगी टपक रही थी। उन्होंने हमें सैल्यूट किया और टूटी फूटी उर्दू में कहा कि वो लोग यहाँ मुर्गे और अंडे लेने आए हैं। मैंने वहाँ ठहरना मुनासिब नहीं समझा और अल्ताफ को साथ लेकर वापस अपनी जीप की तरफ चल दिया। हमारे लिए इन लोगों से दूर ही रहना बेहतर था। दरख्तों के झुंड में हमारी जीप खड़ी थी। मैं जीप स्टार्ट करने ही वाला था कि किसी लड़की की चीख सुनाई दी। हमने दरख्तों के दरमियान से देखा 2 मुक्ति बानी वाले झोंपड़ी में से उस जवान लड़की को घसीट कर अपनी जीप की तरफ ले जा रहे थे। दिन की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। बंगाली बूढ़ा और उसका बेटा हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहे थे। लड़की की मां अपनी छाती पीट रही थी। मैं स्टेन गन लिए उछलकर जीप से उतरा और अल्ताफ से कहा कि मुझे कोर देना। 2-4 छलांगों में मैं दरख्तों के झुंड से निकलकर
झोंपड़ी से चंद कदमों के फासले पर खुद को जमीन पर गिरा दिया और एक हवाई ब्रस्ट मारकर चिल्लाया, इस लड़की को छोड़ दो। मुक्ति बनी वाले रुक गए जो जीप के पास खड़े थे। उन्होंने फौरन पोजीशन संभाल लिया। उनका लीडर अंग्रेजी जबान में चिल्लाया, तुम इंडियन सोल्जर की हमने मदद की है, हम ना होते तो तुम लोग पाकिस्तानियों से हथियार नहीं डलवा सकते थे, अब हमें लूट मार क्यों नहीं करने देते, तुम भी तो लूट मार कर रहे हो। मैंने भी अंग्रेजी में जवाब दिया, सुअर की औलाद, इस लड़की को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं फायर खोल दूंगा। उन्होंने लड़की को छोड़ने से इनकार कर दिया और मेरे चैलेंज की परवाह किए बगैर उसे अपनी जीप की तरफ घसीटने लगे। जो आदमी जीप के पास पोजीशन संभाले हुए था, उन्होंने मुझ पर फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले कि मैं फायर करता, पीछे अल्ताफ अकबर तड़ातड़ गोलियां बरसाने लगा। वो खालिद फौजी था, उसका निशाना कभी खता नहीं जा सकता था। उसकी अस्टीन गन के पहले बरस्ट ने उन दोनों को भून डाला जो जीप के पास पोजीशन संभाले हुए थे। दूसरे दोनों लड़की को छोड़कर जमीन पर लेट गया। अब दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। लड़की भागकर झोंपड़ी में छुप गया। गोलियां तड़ातड़ करती मेरे ऊपर से गुजर रही थीं। मैं कोहनियों के बल रेंगता हुआ बाएं जानिब एक दरख्त की ओट में आ गया। अकब से मेरा साथी बराबर फायर कर रहा था। उसे यह फायदा हासिल था कि वो निशाने की जद पर नहीं था। उसने दरख्त की एक शाख पर चढ़कर नीचे जमीन पर गोलियां बरसाई तो उस जगह से मिट्टी उड़ी जहां दोनों मुक्ति बने वाले लेटे हुए थे। उन्हें हालात की संगीनी का एहसास हुआ तो वो रेंगते हुए अपनी जीप की तरफ बढ़ने लगे। अल्ताफ अकबर की गोलियां उनके इर्द गिर्द बरस रही थीं। जो ही एक मुक्ति बनी वाला उठकर जीप की ओर लेने के लिए दौड़ा, गोलियां उसकी कमर में घुस गईं। वो चीख मार कर गिर गया। मैंने दूसरे पर बरस मारा। चंद सेकंड बाद उसकी लाश भी जमीन पर तड़प रही थी। मैं दौड़कर लाशों के पास गया। अल्ताफ भी मेरे करीब आ गया। बंगाली बूढ़ा अपने बेटे के साथ झोंपड़ी से निकल आया। वो हाथ जोड़कर हमारा शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन उसके लहजे में अब भी रहम की दरख्वास्त थी। उसे अब भी खतरा था कि हम यानी भारतीय फौजी कहीं उसकी लड़की को ना ले जाएं। मैंने कुछ बंगला और कुछ उर्दू में बूढ़े से कहा कि वो फिक्र न करे, हम दोनों मुसलमान इंडियन फौजी हैं। इस पर बूढ़े बंगाली की आंखों से आंसू गिरने लगे और वह मेरे पांव पकड़कर ज़ारों कतार रोने लगा। वो बार बार इस्लाम और मुसलमानों पर टूटने वाले जुल्म का तज़किरा कर रहा था। उसने अपनी बीवी और बेटी को आवाज़ दी और ज़ोर ज़ोर से कलमा शरीफ पढ़ने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हमने इससे ज़्यादा उसे कुछ न बताया कि हम इंडियन फौजी हैं मगर मुसलमान हैं। इस बेचारे को भला क्या मालूम कि जो भारतीय डिवीज़न मशरकी पाकिस्तान पर हमलावर हुए थे उनमें एक भी मुसलमान नहीं था। इस वक्त ज़रूरी बात यह थी कि लाशों और जीपों को वहाँ से हटा दिया जाए। हमने चारों लाशों को उठाकर उनकी जीप में पिछली सीट पर डालकर ऊपर घास फूस डालकर उन्हें छुपा दिया। फिर ज़मीन पर गिरे हुए खून के धब्बों को भी मिटा दिया। जिस जीप में मुक्ति बनी की लाशें पड़ी थीं उसे मैं ड्राइव कर रहा था। मेरे पीछे पीछे अल्ताफ अकबर शहनाज को लिए जीप चला रहा था। बड़ी सड़क पर आने की बजाय मैं जीप को दरख्तों में से निकाल कर एक ऊंची जगह पर ले गया जहां नीचे गहरी खई थी। जीप को लाशों समेत खई में लुढ़काने से पहले मेरे दिल में ख्याल आया कि जीप की तलाशी लेनी चाहिए। हो सकता है कोई ऐसी शय हाथ आ जाए जो फरार में हमारी मदद कर सके। अल्ताफ अकबर अपनी जीप पीछे रोककर मेरे पास आ गया। जीप के डैशबोर्ड में ताला लगा हुआ था। हमने पत्थर मारकर ताला बल्कि डैशबोर्ड ही तोड़ दिया। अंदर कुछ कागजात और मशरूब का फलासक पड़ा था। इस फलासक के पीछे एक काली जल्द वाली पॉकेट बुक रखी थी। यह पॉकेट बुक ऐसी थी कि इसको भी ताला लगा हुआ था। मैंने पॉकेट बुक जेब में रख लिया और जीप को लाशों समेत खड्ड में लुढ़का दिया। खड्ड में गिरते ही एक धमाका हुआ और जीप शोलों की लपेट में आकर जलने लगी। हाईवे पर हमारी इंडियन फौजी जीप फराटे भरती चटागांव की तरफ जा रही थी। रास्ते में हमें कई भारतीय ट्रक और जीपें मिली, लेकिन किसी को हम पर शक न हुआ। दोपहर को हमने सड़क के किनारे एक रेस्तोरां से खाना लेकर खाया और आगे रवाना हो गया। अल्ताफ अकबर का ख्याल था कि चटागांव बंदरगाह है, वहाँ इंडियन फौजों की नकल हरकत ज़्यादा होगी, इसलिए हमें शहर में दाखिल होने की बजाय किसी जंगल में से सरहद की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं उस मकफल पॉकेट बुक का भी जायजा लेना चाहता था कि उसमें आखिर ऐसी कौन सी बात है कि उसे ताला लगा दिया गया है। अभी शाम नहीं हुई थी कि एक बड़े शहर के मज़ाफ़ात शुरू हो गया। हम बैरूनी इलाके से गुजर रहे थे। यहाँ कई मकानों के जले हुए ढांचे खड़े थे। जाहिर है कि ये गैर बंगालियों के मकानात थे। जगह जगह बांग्लादेशी परचम लहरा रहे थे। इंडियन फौज के जवान ट्रकों और जीपों में घूम रहे थे। हमारे करीब से एक भारी बख्तर बंद गाड़ी गुजरी जिसमें कुछ सिविलियन कैदी सर झुकाए बैठे थे। अल्ताफ ने कहा,
हमें शहर से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। मैंने जीप उस सड़क पर डाल दिया जो शहर के किनारे से होती हुई हाईवे से जा मिलती थी। ये रंगपुर शहर था। बाद में पता चला कि यहाँ बेशुमार बंगालियों को कत्ल कर दिया गया था। हम हाईवे से दूर ही थे कि देखा सड़क पर भारतीय फौज का एक कनवाई रुका हुआ है। जीप को एक जैली सड़क की ढलान पर डाल दिया। यहाँ नशे में ढलवा छतों वाली कोठियाँ और मकान थे जिस पर बांग्लादेशी परचम लहरा रहे थे। अभी सूरज गरूब नहीं हुआ था। मैं कोई ऐसी जगह तलाश कर रहा था जहाँ जीप खड़ी करके हाईवे पर इंडियन कनवाई के गुजर जाने का इंतज़ार किया जा सके। मैंने जली हुई कोठी के हक़ में जीप खड़ी कर दिया। मेरी हिदायत पर अल्ताफ़ अकबर शहनाज को कोठी के कमरे में छोड़ा ताकि वह कुछ देर आराम कर सके। अब मैंने जीप से वही मखफल पॉकेट बुक निकाली तो अल्ताफ़ बोला, आखिर इसे लॉक करने की क्या ज़रूरत थी? आजकल इस किस्म की पॉकेट बुकें आम मिलती हैं, बस फैशन सा बन गया है। मुमकिन है इसके अंदर सिवाय हिसाब किताब के और कुछ न हो। यह कहकर मैंने पॉकेट बुक का ताला तोड़ डाला। उसकी वर्कगर्दानी की तो पता चला कि अक्सर सफ़ात खाली पड़े थे। बीच के कई सफ़ात गोंद लगाकर जोड़ दिए गए थे। उन्हें चाकू से काटा तो दरमियान के दोनों सफ़ों पर अंग्रेज़ी ज़बान में यह तहरीर दर्ज थी, ईस्टर्न कमांड चटागांग 15वां बख्तरबंद डिवीज़न 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट के कर्नल गुप्ता सारथी से मिलो। तुम्हारा खुफिया कोड पाम एल नारोमनी है। तुम दोनों एक दूसरे की शिकल से ना वाकिफ हो। ये कोड तुम्हारी शनाख्त होगी। तुम्हें ईस्ट पाकिस्तान ढाका हाई कमांड की मिलिट्री इंटेलिजेंस के खुफिया कागजात की फाइल हासिल करके कर्नल गुप्ता को पहुंचानी है। आगे तुम्हारा मिशन कर्नल गुप्ता ही तुम्हें बताएगा। किसी इंडियन फौजी अफसर को भी तुम्हारी सरगर्मियों का इल्म नहीं होना चाहिए। ये टॉप सीक्रेट मिशन है जिसके लिए तुम्हें मुक्ति बानी के भेष में ढाका भेजा जा रहा है। पाकिस्तान आधा ख़त्म हो गया है, उसके दूसरे बाजू को भी हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए इस मिशन की तकमील बहुत ज़रूरी है। कर्नल गुप्ता को तुम्हारे बारे में बता दिया गया है। वहाँ तुम्हारा कोई नाम नहीं होगा। तुम इंडियन फौज के आम हवालदार हो गया। कर्नल गुप्ता तुम्हें जिस नाम से पुकारेगा वही तुम्हारा नाम होगा। गुड लक पाम एल नारोमनी। ये भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस की कोई टॉप सीक्रेट तबाहकुन स्कीम थी जिसकी मदद से भारत पाकिस्तान के मशरकी बाजू को काटने के बाद अब मगरबी पाकिस्तान को भी ख़त्म करने की तैयारी कर रहा था। एक सेकंड के अंदर अंदर मैंने फैसला कर लिया कि इस नापाक मंसूबे को हरगिज़ कामयाब नहीं होने दूंगा और इसे मुकम्मल तौर पर तबाह करने की कोशिश करूंगा। ये एक हैरत अंगेज़ इत्तफाक था कि इस खुफिया मंसूबे का मुझे सुराग मिल गया था। ये तईद इज़्ज़ी थी और मैंने पाकिस्तान की बका पर अपनी जान तक कुर्बान करने का ऐद कर रखा था। ये पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इंटेलिजेंस की कोई घिनौनी साजिश लगती है, मगर हम क्या कर सकते हैं? हम तो खुद इस मुल्क में अपनी जानें बचाते फिर रहे हैं। अल्ताफ़ अकबर ने कहा। मेरे दिल में क्या था मैंने फैसला किया था। इस सिलसिले में अल्ताफ़ अकबर को उस वक्त मैंने कुछ न बताया, बस उसकी हाँ में हाँ मिला दिया और पॉकेट बुक बंद करके जेब में रख लिया। मैंने कोड वर्ड याद कर लिया, पाम एल नारोमनी। अब मेरे हर हालत में चटागांग जाना ज़रूरी था, मगर मैंने अपने अज़ाम से अल्ताफ़ अकबर को आगाह नहीं किया। शहनाज हमारे लिए मुसीबत का बायस बन सकती है, मगर हम इसे कहीं छोड़ भी नहीं सकते। क्या ख्याल है अगर हम अपने आप को इंडियन आर्मी के हवाले करके कैदी बन जाएं तो जेनेवा कन्वेंशन की रूह से हमारे साथ बुरा सलूक नहीं किया जाएगा और यूँ शहनाज भी महफूज हो जाएगी। अल्ताफ़ ने कहा। मैंने अल्ताफ़ अकबर पर एक खामोश निगाह डाली। उसकी सोच बड़ी नॉर्मल थी। वो अपनी मेरी और एक बदकिस्मत मुसलमान लड़की की जान बचाना चाहता था, लेकिन वो दो बातों से बेखबर था। पहली बात यह कि जंग में जेनेवा कन्वेंशन जैसे मुआहदों के पुर्जे उड़ा दिए जाते हैं, और दूसरी ये कि मैं एक कमांडो था जो अपनी जान किसी हालत में भी अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान से ज़्यादा कीमती नहीं समझता था। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा, अभी तो हमें चटागांग पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी सारी तवज्जो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस के नापाक और घिनौने मिशन की तरफ थी, जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान के बचे हुए टुकड़े को भी सफाई हस्ती से मिटा देना चाहता था। मैंने इस मिशन को अपनी जान की बाजी लगाकर भी नेस्तो नाबूद करने का आज़म कर लिया था। मैं ये जानने के लिए बेताब था कि वो खुफिया मिशन क्या है। इसके लिए ज़रूरी था कि चटागांग पहुंचकर 15वीं डिवीज़न की 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट के कर्नल गुप्ता सारथी से मुलाकात की जाए। मुक्ति बानी वाला तो जहन्नम वासिल हो चुका था। अब उसकी जगह मैं कोड की मदद से कर्नल गुप्ता से मुलाकात करके इस घिनौने मिशन की तफसील मालूम करना चाहता था। यह कुछ किस्मती थी कि भारतीय इंटेलिजेंस के उस आदमी का रैंक भी हवालदार बताया गया था और मैं भी इंडियन फौज के एक हवालदार की वर्दी में ही था।
कुदरत पाकिस्तान को दुश्मनों के नापाक मंसूबों से बचाने के लिए मेरी मदद कर रही थी। मैंने देखा कि दरख्तों के हक्म में दूर चटगांग ढाका हाईवे साफ हो गई थी। फौज का कन्वॉय गुजर गया था। मैंने अल्ताफ अकबर से कहा कि वो शहनाज को ले आए, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। शहनाज ने गुस्ल कर लिया था और वो कुछ ताज़ा दम लग रही थी। हम अनानास के बाग से होते हुए बड़ी सड़क पर आ गया। यहाँ सड़क के किनारे ऐसे फौजी मोर्चे देखे जो कुचले हुए थे। लगता था उनके ऊपर से टैंक गुजरे हैं। एक जगह 2 लाशें भी देखी जो झाड़ियों के पास ऊंधी पड़ी थीं। इंडियन कन्वॉय हमसे काफ़ी दूर था। मैंने मसलहतन जीप की रफ्तार कम ही रखी थी। मशरकी पाकिस्तान में अभी बदनज़मी और अफरा तफरी का आलम था। अगरचा पाक फौज ने हथियार डाल दिए थे, लेकिन जनूबी और मशरकी महाजों पर पाक फौज के गजूर जवान अभी तक जंग जारी रखे हुए थे। चुनाचे इस किस्म की फिजा में इक्का दुक्का फौजी गाड़ियों की चेकिंग के लिए खसूसी पोस्ट कहीं भी नहीं थी, और हम इस सूरत हाल का पूरा फ़ायदा उठाते हुए मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। किसी बड़े शहर में दाखिल होते वक्त मामूली सी चेकिंग का सामना करना पड़ता, जो 2-4 लफ्ज़ों और सैल्यूट तक ही महदूद रहती। ढाका से बाहर हालात बहुत मुख्तलिफ थे, और यहाँ ज़्यादातर बंगाली रजमटें मसरूफ़ थीं। भारतीय फौजियों का इज्तिमा ढाका और चट्टागांग में ज़्यादा था। दोपहर को हमने एक कस्बे के बाहर जीप खड़ी करके खाना खाया और दोबारा सफ़र शुरू कर दिया। शदीद थकावट, परेशानी और रात जगह के बायस शहनाज को बुखार हो गया था। एक बंगाली दुकानदार से हमने स्प्रो खरीद कर शहनाज को चाय के साथ 2 गोलियां खिलाई। मेरा ज़हन अब सिर्फ भारतीय फौज के पाकिस्तान दुश्मन खुफिया मंसूबे के खिलाफ काम कर रहा था, और मेरी ख्वाहिश थी कि शहनाज और अल्ताफ़ को किसी महफूज मकाम पर पहुँचा कर खुद अपना कमांडो मिशन शुरू कर दूँ। दूसरा दिन और दूसरी रात सफ़र करके आखिर हम चट्टागांग पहुँच गए। शहनाज का बुखार और तेज़ हो गया था और वह पिछली सीट पर पड़ी थी। अल्ताफ़ ने कहा कि इसे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाने का मतलब था कि हमारा राज फांस हो जाता। कम अज़ कम डॉक्टर को यह तो ज़रूर मालूम हो जाता कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। अगर हम किसी बंगाली मुसलमान डॉक्टर की तरफ रजू करते तब भी इन हालात में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। शहनाज का जिस्म वाकई बुखार में फनक रहा था। चट्टागांग शहर की हालत भी ढाका से बहुत बेहतर नहीं थी। मैं जीप को शहर के गंजान इलाके से निकाल कर अहमद बाज़ार में से होता हुआ मज़ाफ़ात की तरफ ले गया, ताकि मुक्ति बानी और इंडियन फौजियों की नज़रों से दूर रहा जा सके। रास्ते में मेरी नज़र इंडियन फौज की एक एम्बुलेंस पर पड़ी, जो अहमद बाज़ार के कोने पर एक इमारत के सामने खड़ी थी। मैंने शहनाज को एक दरख्त के नीचे अल्ताफ़ अकबर के पास छोड़ा और ख़ुद जीप लेकर एम्बुलेंस की तरफ चला। ये भारत की मेडिकल कोर की एम्बुलेंस थी, और वहाँ एक गोदाम से 3-4 भारतीय फौजी दवाइयों के बक्स निकाल कर गाड़ी में भर रहे थे। मैं जीप खड़ी करके उनके पास गया तो सिपाहियों ने मुझे सैल्यूट किया। मैंने सैल्यूट का जवाब देते हुए कहा, ओए जवानों, तुम्हारे पास कोई बुखार शुखार की दवा है तो दे दो। हमारा एक गिरई बीमार हो गया है। ये चूँकि मेडिकल कोर के आदमी थे, इसलिए इन्हें बुखार और ज़ुकाम वगैरह की दवाइयों का बखूबी इल्म था। उन्होंने मुझे एक छोटी सी डबिया दी जिसमें कुछ कैप्सूल थे। मैंने जीप में बैठते हुए पूछा, ओए जवान, इधर 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट का हेडक्वार्टर किधर है? भारतीय सिपाहियों ने कदर हैरत से मेरी तरफ देखा। हवालदार बोला, सर, हम सब 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट के जवान हैं। आपको मालूम नहीं सर कि यहाँ सिर्फ 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट ही डिप्लॉय है? आपकी रेजिमेंट कौन सी है सर? मैंने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा, ठीक है जवान, हम तुम्हारा चेकिंग कर रहा था। तुमको मालूम है इधर दुश्मन लोग भी हमारी वर्दी में फिरता है। ओके जवान, अपना काम करो। मैं जीप स्टार्ट करके तेज़ रफ्तारी से आगे निकल गया। ये एक बलय नागहानी ही थी। इस मरहट्टा रेजिमेंट का मतलब था कि चट्टागांग में 15वीं बख्तरबंद डिवीज़न की 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट काम कर रही थी। यहाँ से कर्नल गुप्ता सारथी के बारे में मालूमात हासिल करना कोई दुश्वार काम नहीं था। मैंने अल्ताफ़ अकबर को कुछ नहीं बताया। शहनाज को कैप्सूल खिलाया गया। उसे जीप की पिछली सीट पर लिटा कर ऊपर कंबल डाल दिया गया। इस वक्त हमारा सबसे अहम मसला किसी ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ हम रात बसर कर सकें। हम किसी इंडियन फौजी बैरक में तो नहीं जा सकते थे। मेरा ख्याल है हमें यहाँ से काकस बाज़ार की तरफ निकल जाना चाहिए। वहाँ से हम किसी तरह सरहद पार करके बर्मा में दाखिल हो सकते हैं। अल्ताफ़ ने कहा, लेकिन मेरा प्रोग्राम तब्दील हो चुका था। पाकिस्तान के खिलाफ ख़तरनाक तरीन भारतीय मनसूबे का इंकशाफ होने के बाद मैं उस वक्त तक वतन अजीज़ की सरजमीन पर कदम रखना चाहता था जब तक इस नापाक मनसूबे को खाक में ना मिला देता। लेकिन इससे पहले अल्ताफ़ अकबर और शहनाज को किसी महफूज मकाम तक पहुँचा देना चाहता था। मैंने जवाब में कहा, शहनाज को आराम की ज़रूरत है। जब तक इसका बुखार नहीं उतर जाता हमें काकस बाज़ार का रुख नहीं करना चाहिए।
الطاف اکبر نے سوال کیا کہ ہم چٹاگانگ میں کہاں رہ سکتے ہیں؟ میرا خیال غیر بنگالیوں کی چھوڑی ہوئی کوٹھیوں کی طرف چلا گیا۔